ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर डिविजिबल बाय 9 आना है। तो आप नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक लेने, आपको 100 से लेकर और 550 तक सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करना है। सारे नंबर को ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि सारे लिखने हैं। तो क्या 100 9 से डिविजिबल है? 100 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। 100 9 से डिविजिबल नहीं है, बल्कि 108 9 से डिविजिबल है। तो हमारा जो पहला नंबर बनेगा वो 108 बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 108 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ए हो जाएगा। अच्छा, सबसे आखिरी नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल बाय 9 होगा? 549। 550 तो है नहीं, तो वो होगा 549। ठीक है, ये डिविजिबल बाय 9 होगा। तो ये 549 क्या बन जाएगा, ये हमारा ए एन बन जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है वो ए से चलेगी और ए एन तक जाएगी। अच्छा, क्योंकि डिविजिबल बाय 9 है तो यहाँ पर जो हमारा डी होगा, डी किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। यानी हर दो नंबर्स, हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 9 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब हम एन और पता लगा लें, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें तो सम ऑफ नंबर्स निकालना है ना। तो एस एन निकालेंगे हम। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ भाई, हानिया? हानिया बेटा, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एन नंबर्स इन एन अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है? और शायान, शायान बेटा बताओ क्या होता है फॉर्मूला? n/2 a plus l। नहीं नहीं l लास्ट टर्म है। नहीं, अरमान बताओ भाई क्या होता है? n/2 2a n minus 1 into d। हाँ बेटा देखो, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप क्या नाम है, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। फार्मूला याद रखना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो इसमें हमें एस एन निकालना है। ये जो चीज है ना, ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। हमें एन पता नहीं है, तो एन निकालने का तरीका क्या होगा, एन के लिए हम ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे। ए एन विल बी इक्वल टू, क्या ए एन का फार्मूला क्या होता है भाई बताओ सिराज? a plus n a minus plus 1। into n minus 2 हाँ, क्या होता है ए प्लस, नहीं बेटा आप मत n minus 1 into d। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए। अब आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर डी पता है? डी पता है आपको। ए पता है? ए पता है आपको। ए एन पता है? पता है। तो यहाँ से एन निकाल लेंगे आप। बात समझ में आ रही है? यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। एन किसके बराबर आ जाएगा? 50 के बराबर आ जाएगा। 50। उसको आप यहाँ पुट कर दीजिएगा एन की जगह, तो ये एन भी पता लग जाएगा आपको। ये एन पता लग जाएगा तो एस एन आ जाएगा। एस एन कितना आ रहा है? ये वाला आएगा शायद 16,425। यस सर, यस सर, यस। 16,425। ठीक है, देखो एक बात याद रखो, ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान या बहुत मुश्किल नहीं समझना चाहिए। मुश्किल समझ लेते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, और आसान समझ लेते हैं तो फिर हम जज्बाती होकर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलना चाहिए। हर सवाल को इज्जत देनी चाहिए। वो कभी वो आ सकता है हमारे इंटरेस्ट में। ठीक है, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो, कोई भी सवाल आ सकता है। तो बेसिक काम आपको ये करना है कि आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला पूछा तो एक स्टूडेंट ने गलत बताया। अब तरीका क्या है इसका अपनी गलती सुधारने का, कि अगर फार्मूला हमने गलत बताया है, हमें याद नहीं है, तो उसको आज ही के आज याद कर लीजिए। ऐसे ही गलतियों में सुधार होता है। अगर आपने आज पता चला गलती भी करी और उसको सुधारा भी नहीं, तो आप भूल जाओगे फिर कि आपकी गलती क्या है। बात समझ में आई? तो मैं तो सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक बेसिक काम ये करना है कि फार्मूला हमें कोई याद नहीं है तो आज ही याद कर लीजिए उसको।
कहाँ मिलेगा? किताब में मिलेगा, या मेरी पुरानी जो क्लासेस हैं उसको खोल के देख लीजिए, मिल जाएगा। इंटरनेट पे मिल जाएगा, मोबाइल पे मिल जाएगा। फार्मूला मिलना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, ठीक है। ये याद रखनी है आपको चीजें सारी। अब इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है 2019 का जामिया का 11th साइंस का। द सम ऑफ नंबर्स 1 2 3, देखो प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सीरीज है, बात समझ में? सीरीज जब प्लस लगा के होगा और सीक्वेंस जब होगा जब कॉमा लगा के होगा। तो 1 2 3 से लेके 49 तक है ये। तो हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो आप एसएन वाला फार्मूला भी लगा सकते हो और इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो आप इसके अंदर। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अरे बोलो भाई। इसके अंदर ये तो आंसर क्या आएगा? 1225 आएगा। डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन जो है आप खुद करिए। नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जामिया के हैं और मैं जहां तक पहुंच पाया वहां तक मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स हाइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप, ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जिनको आप रट लीजिए। मतलब रटने का मतलब मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं कोई चीज, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी वाजिब चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, बहुत सी चीजों के अंदर होगा। तो इनको आप याद रखिए, ऐसे नहीं कि आप सॉल्व करें, याद रखिए। तो आंसर बेशक ये जिस बच्चे ने भी लगा रखा है सही लगा रखा है, 2:√3 है। अलबत्ता हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सॉल्व करके कैसे देखेंगे? सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल कैसा बनाएंगे? ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हम क्या चीज बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हम उसकी एक हाइट बना देंगे। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? अगर ये साइड ए है तो यहां से लेकर और यहां तक ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये a/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट को हमने h मान लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर जो होता है, साइड बाइसेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आप क्या करिए, इसके अंदर कौन सी थ्योरम लगा दीजिए? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो a² प्लस a²/4 इज इक्वल टू h, और इसको आप अंडर रूट रहने दीजिए। बात समझ में आई? तो आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? a/2 √3 इज इक्वल टू h। अब आपको रेशियो क्या चाहिए? आपको रेशियो चाहिए साइड बाई हाइट इज इक्वल टू 2/√3। ये जरूर याद रखिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए एक ऑप्शन में √3/2 भी दे रखा है। तो ऐसा ना हो पता चला आपको करना तो आता है लेकिन जब आप करने बैठे वहां पर तो आप आपने उल्टा रेशियो रख लिया। उल्टा रेशियो रखते ही उल्टा आंसर भी दे रखा है यहाँ पर। और जब आप इम्तिहान के अंदर बैठे होते हैं तो आप थोड़ी सी, आपका बीपी भी हाई होता है और आप थोड़े से डरे हुए भी होते हैं, है ना। उतने खुश नहीं होते जितने खुश अभी हैं आप, है ना। तो वहां पर दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में काम करता है, तो आपको थोड़ा सा इस प्रेशर से लड़ना है, ठीक है। तो वहां गलती नहीं हो, इसलिए बहुत ही कूल माइंड से करना है। तो ये चीज आप याद रख लिए दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, कि हाइट टू साइड। और ये बात बहुत सिंपल है। देखिए हाइट जो होगी, आंसर क्या आया भाई? 2/√3 आया ना, साइड बाई हाइट रेशियो। तो ये 2 है, ये तो 2 है, और ये कितना है? ये 1.73 है। तो जाहिर सी बात है साइड ज्यादा होगी। साइड जो होगी वो बड़ी होगी किससे? हाइट से। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो 2:√3 होगा, ये बात याद रखिएगा।
फिर इसका एरिया भी याद कर लीजिए कि एरिया किसके बराबर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो आपके पास हाइट तो ये आई चुकी है, आप उससे बेस से और मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से और मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल जाएगा। एनीवे, और आगे चलते, ये क्वेश्चन है, ये भी जामिया का 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द कॉर्ड विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर। इक्विडिस्टेंट कॉर्ड है सर्किल से, तो वो हम सब जानते हैं इक्वल होती है, ये बहुत ही सिंपल सी एक थ्योरम है। इक्विडिस्टेंट कॉर्ड जो कि सेंटर से हैं वो इक्वल होंगी, पैरेलल हो सकती हैं लेकिन हर बार नहीं होंगी। बात समझ में? जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बात समझ में? नन ऑफ दीज तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल जरूर होंगी। हर दो कॉर्ड जो कि सेंटर से बराबर की दूरी पर है वो इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगी। उल्टा भी बिल्कुल सही होगा इसका, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो हम एक सर्किल बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि कुछ बातें कर लेंगे। अब इसमें दो कॉर्ड के बारे में कही गई है हमसे बातें कि दो कॉर्ड, सपोज एक कॉर्ड ये है, ये सेंटर से फॉर एग्जाम्पल x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो एक कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है जो कि सेंटर से x मीटर की दूरी पर हो, तो ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ही ये पैरेलल है। बात समझ में आई? ऐसा होगा, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। बात समझ में? एक मिनट बेटे, ये कॉपी पे कौन लिख रहा है? आप लिखवाइए। ठीक है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा, कन्वर्स भी ट्रू होगा, ये याद रखने वाली बात। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने सॉल्व किए, तो मेरा आंसर तो अलग ही आ रहा है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। हाँ, उससे पहले ये क्वेश्चन छूट गया, ये वाला। द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या है? The ratio of areas of two squares is 9:1. Then the ratio of their perimeters is, perimeter का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। 9:1 दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसको आप फिगर बना के भी कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी कर सकते हैं। तो हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 9 है, 9:1 है, तो 9x लिखिए आप, चाहे 9 ही लिख लीजिए खाली। और एक दूसरा स्क्वायर है, सपोज जो इसका एरिया है वो 1 है। बात समझ में? तो इसका 9 कब होगा? जब इसकी साइड 3 होंगी, इसकी सारी साइड 3 होंगी। इसका एरिया 1 जब होगा, जब इसकी सारी साइड 1 होंगी। तो इसका जो पैरामीटर है बड़े वाले ट्राइंगल का, इसका पैरामीटर आ जाएगा 12। इस छोटे वाले ट्राइंगल का जो पैरामीटर है इसका आ जाएगा 4। तो 12:4 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? 12:4 आएगा, तो 3:1 आंसर आएगा। तो आंसर ये बच्चे ने जो लगा रखा है ये सही लगा रखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 3:1 विल बी द आंसर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। एक कॉपर की स्फीयर है, उसका डायमीटर कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर।
बात समझ में आई? ये स्फेयर है कॉपर की, is drawn into a wire of diameter 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के डायमीटर के हमने एक उसका वायर बना दिया, हमने इसको पिघला दिया, मेल्ट कर दिया किसी तरीके से, पीट पाट के हमने वायर बना दिया। तो वायर तो भाई कैसा बनेगा? वायर सिलिंड्रिकल की शक्ल में बनेगा। वायर किसकी शक्ल में बनेगा? सिलेंडर की शक्ल में बनेगा। बात समझ में आई? वायर किसकी शक्ल में बनेगा? सिलेंडर की शक्ल में बनेगा। तो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 2 मिलीमीटर हो गया, 2 मिलीमीटर हो गया। इसकी लेंथ हमसे पूछी है, इसकी लेंथ हमसे पूछी है। बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल है, ये स्फीयर की स्पेलिंग RE है ना। अब आप क्या करोगे? आप इसका वॉल्यूम इक्वेट करा लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है? क्या फॉर्मूला होता है भाई बताओ? अब्दुल गनी, अब्दुल गनी बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? सुमैया क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? आवाज नहीं आ रही किसी को मेरी? अजहान क्या होता है? सर मैं बताऊं, सर 4/3 पाई r cube। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई। 4/3 पाई पाई आर आर क्यूब। तो 9 सेंटीमीटर रखेंगे ना, ठीक है, 9 क्यूब हो गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है या वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो आर देखो, अब यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं वो बस सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाली चीज में ही है, ठीक है। तो ये 2 मिलीमीटर है ना इसका रेडियस, तो आप लिखो 0.2, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर इंटू एल। यहां जो एल आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ये बात याद रखना। एल आंसर किस चीज में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। और यहाँ जो दिए हुए हैं वो सब मीटर में दिए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डू इट बाय योरसेल्फ एंड कैलकुलेट इट। कर लेंगे आप लोग? मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा इनमें से, ठीक है। मेरा आंसर 243 मीटर आ रहा है। ठीक है, आ रहा होगा। मेरा उस टाइम नहीं आ रहा था तो मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। 243 आ रहा है तो अच्छी बात है। आप सब लोग कैलकुलेट करके कंफर्म करके बताइए। यस सर 243। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल है इसका। आपके अरे कौन से चैप्टर का? ये लाइट का क्वेश्चन है। अरे ये अभी पूछा था मुझे, शायद अरमान ने या किसी और स्टूडेंट ने भेजा था मुझे। A ray of light of red color traveling in air। अब इस सवाल का जवाब मैं बता रहा हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो इसको आप बेसिकली कहीं नोट करिए, है ना, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी उस टाइम एकदम से याद नहीं था तो मैंने उठा के इसको रेफरेंस के लिए देखा कि हाँ मुझे क्या बताना है इसके अंदर। तो यूं कह रहे हैं ये कि रेड कलर की एक लाइट आ रही है, एयर में थी, एयर से वाटर में एंटर हो गई। एयर से कहां एंटर हो गई? वाटर में एंटर हो गई। इट्स कलर विल बिकम रिमेन, बिकम और रिमेन, ये बीच में स्लैश लगा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, मतलब वो उसका जो कलर है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर बदलेगी, अगर नहीं बदलेगा तो कोई और चीज बदलेगी या नहीं बदलेगी, ठीक है, यही बात कर रहे हैं। अब बात को बहुत अच्छे तरीके से एक बार में समझ लेना। देखो ये वाटर है और ये एयर है, तो रेड कलर की ले लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट अगर यूं आई तो ये बैंड हो जाएगी, ये तो बात पक्की है ना, ये बात तो पक्की है।
ये बैंड हो जाएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। कहाँ बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर जो आई होगा वो ज्यादा होगा आर से। ये बात तो बिल्कुल पक्की है ना? ये सब तो आप जानते हैं पहले से। अब होगा क्या? ये बैंड क्यों होती है? इसकी यहां पर कुछ स्पीड होगी और इसकी यहां पर कुछ स्पीड होगी। क्या इसकी स्पीड में बदलाव आएगा? यस सर, यस सर, डिक्रीज कम हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, इसकी जो वाटर में स्पीड होगी, स्पीड इन वाटर जो होगी ये कम हो जाएगी स्पीड इन एयर से, क्योंकि एयर रेयर मीडियम है, रेयर में ज्यादा होती है स्पीड की बात हो रही है। अच्छा, स्पीड चेंज हुई है तो क्या चीज चेंज हुई होगी? स्पीड चेंज हुई है तो क्या चीज चेंज हुई होगी? तो इसकी वेवलेंथ यहां पर बढ़ गई होगी। वेवलेंथ बढ़ गई होगी, बात समझ में? इसलिए स्पीड कम हुई होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? वेवलेंथ बढ़ जाने की वजह से स्पीड कम होगी। वेवलेंथ बढ़ेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी। फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। बात समझ में आ रही है? वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। देखो फ्रीक्वेंसी हम क्या होती है किसी भी वेवलेंथ की? पहले तो मैं यहां पर एक बात ये खत्म कर दूं कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो कलर भी नहीं बदलेगा। कलर भी कैसा रहेगा? कलर विल नॉट चेंज। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तब तक कलर नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। यस ये सर, बात याद रखना कि कलर जब बदलेगा लाइट का, जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है ना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई? अब ये मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूं? देखो इस बात को यहां पर समझ लो। अगर वेवलेंथ हम ड्रॉ करें किसी लाइट, ठीक है, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम मीटर में नापते हैं तो ये वेवलेंथ होती है। किस में नापते हैं? मीटर में। और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के अगर टाइम को नापते हैं तो ये टाइम पीरियड होता है। तो ये टाइम नहीं बदलता कभी भी, ये बात याद रखना। स्पीड के कम ज्यादा होने से टाइम नहीं बदलता। अब होगा क्या कि जब वाटर के अंदर जाएगी वो, तो ये जो वेवलेंथ थी ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का जो लैम्डा था ये बढ़ जाएगा, लेकिन जो टाइम होगा वो अनचेंज रहेगा। टाइम कैसा रहेगा? अनचेंज। टाइम वही रहेगा। बात समझ में आई? तो लैम्डा बढ़ा है यानी डिस्टेंस बढ़ गया, तो स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन, हाँ सॉरी मैंने ये चीज मैंने उल्टी बता दी है तुम्हें। ये चीज उल्टी बढ़ा दी। लैम्डा बेसिकली डिक्रीज होगा। लैम्डा क्या चीज होगा? डिक्रीज होगा। तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, टाइम अनचेंज रहा है। तो डिस्टेंस की डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? ये चीज मैं उल्टी बता गया हूं भाई, दोबारा से इसको ठीक कर लेना। ये वेव शेप ऐसी नहीं होगी, बल्कि ये वेव शेप कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप रिकरेक्ट कर लेना। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का जो लैम्डा था वो बेसिकली डिस्टेंस कम हो गया है और टाइम वही रहा है। तो इसकी वजह से स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है
कि जो कलर रहेगा अगर वो रेड था तो रेड ही रहेगा। इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैंने उस टाइम बोल दिया, बोलते बोलते में जो है वो बात आगे चली गई। जब करने सर बैठा टाइम तो चेंज क्यों नहीं हुआ? बेटा ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल फिनोमेना है। अब हम क्यों पूछते पूछते कहीं जाके रुक ही जाते हैं, है ना, जिसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, क्यों, है ना। ये नेचुरल फिनोमेना है कि टाइम चेंज नहीं हो रहा उसका। बात समझ में, एक वेव का दूसरी वेव तक पहुंचने में टाइम नहीं चेंज हो रहा, बल्कि वो डिस्टेंस कम हो गया है। बात समझ में, डिस्टेंस कम हो गया है, जिसकी वजह से स्पीड भी कम हो जा रही है। बात समझ में। ये 12th क्लास में अलग एक डायग्राम के जरिए बनाया जाता है जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। हालांकि क्यों हो जाता है ये वहां पे भी नहीं बताते, कैसे हो जाता है ये तो बताते हैं, लेकिन क्यों हो जाता है ये वहां पे भी नहीं बताते। ठीक है, बस इसका जवाब हम यही दे सकते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होता है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि वहां पर डिस्टेंस जो है वो कम ट्रेवल करती है वेव उसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा सेटिस्फाई शायद नहीं कर पाऊंगा इस सवाल में। ये क्वेश्चन है, ये भी जामिया का पहला ही क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर भी मेरा आया नहीं था। द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोन, कोन की जो हाइट दे रखी है वो 24 दे रखी है, रेडियस जो दे रखा है वो 7 दे रखा है। तो एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसके बराबर होता है भाई? एरिया कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, तो वो किसके बराबर होगा? पाई आर एल के बराबर होगा। पाई आर एल ही होता है भाई, क्या होता है अमान? वॉल्यूम होता है सर ये। यस सर। ठीक है, तो आपको एल नहीं दे रखा इसके अंदर, एल निकाल लो आप। सर 25 सेंटीमीटर। ने हाइट दे रखी है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट ऐसे निकाल लो, वो 25 आ जाएगा। तो 25 यहां पर रख दो, एल की जगह, आर की जगह 7 रख दो, तो 22 इंटू 25 होगा। तो मेरा तो 550 आ रहा है ना। इसको आप चेक कर लेना। अब इंशाल्लाह कल होगी पढ़ाई, अब मुझे ज्यादा खांसी आ रही है ना। ओके, आप लोग सवाल जितने पूछने भेजते चले जाओ मेरे पास, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा सवाल। बाकी 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो यहाँ पे मैं नहीं कराना चाह रहा था, क्या नाम है, ऑनलाइन क्लास में नहीं कराना चाह रहा, मैं बोर्ड पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ उसको। तो मैंने लिख तो दिए बोर्ड पर वो, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट करके उन्हें फिर सॉल्व करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।